जब आपने अपना कॉलेज ज्वाइन किया था, मान लीजिए आप अगर एफएमजी हैं, है ना? तो जब आप रसिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या जॉर्जिया जहाँ भी गए, तो सबसे पहले आपको कौन-सी स्ट्रीट याद हुई थी वहाँ जाके? या मान लीजिए अगर आप इंडिया में ही आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, एमबीबीएस कंप्लीट किया है, तो सबसे पहले आपको उस सिटी में कौन-सी स्ट्रीट याद हुई थी? ऑब्वियसली जो आपके कॉलेज गई थी, है ना? जिस स्ट्रीट से आप रोज़ कॉलेज जाते थे, वो स्ट्रीट आपको सबसे पहले याद हुई थी। क्यों? क्योंकि लगातार 4-5 दिन आप एक ही जगह पे गए, तो वो आपको स्ट्रीट याद हो गई। उसके बाद में फिर जहाँ-जहाँ आप जाते थे, धीरे-धीरे वो सब गलियाँ भी आपको याद होने लगी, है ना? मेरा जो मेन मकसद ये सब कहानी बताने का है, वो यही है कि आप किसी भी चीज़ को जब मल्टीपल टाइम्स करते हो ना, तो वो सबसे पहले आपको याद होता है और वो लॉन्ग टर्म में याद होता है। आप जल्दी भूलते नहीं उसको। तो कुल मिला के मैं आपको लेके आ रहा हूँ कहाँ पे? रिवीजन पे। आपको मल्टीपल रिवीजन पे लेके आ रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम आने वाला है। एफएमजी दिसंबर 24 में जो अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार जो भी पढ़ोगे उसको बिल्कुल एक-एक लाइन याद होनी ही चाहिए और वो लॉन्ग टर्म में याद रहनी चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको पता होती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। बस हमें जब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब वो हमें याद आता है ना? जैसे एक बार आप मान लीजिए 2014 में गए दिल्ली, ठीक? वहाँ पे आपने कुतुब मीनार, लाल किला सब कुछ देखा। अब वो आप भूल चुके हैं, 10 साल हो चुका है, आपको बार-बार वो याद नहीं आता वो गलियाँ। पर जब आप फिर दोबारा जाओगे, मान लीजिए आप नेक्स्ट ईयर जाते हो, तो कहीं न कहीं आपको याद आएगा, अरे यार इस गली पे मैं गया था, है ना? तो ये मुझे याद आ रहा है धीरे-धीरे। ये होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो आप पढ़ के निकल जाओ एक बार, जो टफ लग रहा है, जो मतलब पढ़ो, ऐसा नहीं है कि सब छोड़ के ही भाग जाओ। एक बार सब रीड कर लो और फिर उसके बाद में दोबारा रीड कर लो, तीसरी बार रीड कर लो। और सबसे ज़रूरी जो है, जो आपने आज पढ़ाई करी है ना, उसको अगले दिन सुबह में अर्ली मॉर्निंग एक बार रिवीजन करना ही करना है। आधा घंटा दो, 40 मिनट दो, 15 मिनट दो, पर उसको एक बार रिवीजन कर लो। क्योंकि 24 घंटे की ड्यूरेशन में हम जो चीज़ दोबारा रिवीजन करते हैं ना, वो हमारा और अच्छे से जाता है माइंड में, वो लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाता है ना? तो मल्टीपल रिवीजन्स इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसे 2 महीने बचे हैं सिर्फ़ एग्ज़ाम को, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके सारे सब्जेक्ट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए होंगे, या अगर हो भी गए हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है, या हम पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आता है। फिर हम सोचते हैं कि अगर ये हम ना पढ़ें, ये हमारा टाइम टेकिंग है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये सब क्वेश्चन होते हैं। अगर आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास बाईपास हैं बहुत सारे। अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है, जो आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, उसमें आपको एक डिसाइडेड मार्क्स होते हैं, वो लाने हैं ना, तो आप स्कोर करने के लिए आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे ओबीजी हो गया, पीएसएम हो गया, है ना? सर्जरी कर लो अच्छे से, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके अच्छे खासे स्कोरिंग होते हैं। अगर ये सब्जेक्ट्स आपने अच्छे से करेंगे, तो ये आपको अच्छा स्कोर दिलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है? और जैसे एनाटॉमी है, बहुत लोगों की वीक होती है, तो उसमें आप मेन पीवाईक्यूज़ कर लो, पीवाईक्यूज़ कई बार कर लो। और फिर उसके बाद में जो रैपिड रिवीजन है, वो 2-3 बार देख लो। रैपिड रिवीजन का बिंज वॉच करना ही आपको हर सब्जेक्ट का। जो सब्जेक्ट आप छोड़ के भी जाना चाह रहे हो ना, उसका भी आपको रैपिड रिवीजन करना है। अब आते हैं कौन सा सब्जेक्ट हम छोड़ सकते हैं। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने जो किया था, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। मैंने डर्मा, एनेस्थीसिया और ऑर्थो, ठीक है? और ये एनाटॉमी भी, ये सब्जेक्ट मैंने मेन वीडियो से नहीं किए थे, और ना मैंने इनके क्यू बैंक करे थे। क्यू बैंक मेन टॉपिक्स के करे थे, जो बहुत कई बार पूछे जा चुके हैं। पर पीवाईक्यूज़ मैंने अच्छे से करे थे, पीवाईक्यूज़ सारे रट लिए थे, इतनी बार किए थे। और इसके अलावा मैंने रैपिड रिवीजन कई बार देखा था। रैपिड रिवीजन लास्ट वीक जो आपका होगा ना, उसमें आपको रैपिड रिवीजन का ही बिंज वॉच करना है। जैसे वो कोविड टाइम में आप वो नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे थे ना, बिंज वॉच कर रहे थे सुबह से शाम तक, रात तक, और पबजी खेल रहे थे रात भर, वही आपको लास्ट वीक में, एग्ज़ाम के लास्ट वीक में करना है। सारे ये पीवाईक्यूज़ रटने हैं, और जो भी ये रैपिड रिवीजन है ना वीडियो, सारे यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो मैं किसी एक वीडियो में मेंशन कर दूंगा। वो सारे आपको लाइन से देखने हैं, ठीक है? क्योंकि वो वहाँ पे जाके हिट करते हैं। जब आप अपना कंप्यूटर खोलते हो ना, एग्ज़ाम देना शुरू करते हो, तब वो हिट करता है बार बार, अरे हाँ ये वहाँ पढ़ा था, ये वहाँ पढ़ा था, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से 2-4 सब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हो, जो छोड़ के जा सकते हो। छोड़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरा स्किप ही कर दो, बट मेन वीडियोज़ और मेन क्यू बैंक स्किप कर सकते हो, बट उनकी पीवाईक्यूज़ और रैपिड रिवीजन अच्छे से करके जाना है। क्योंकि आप अपना बहुत सारा टाइम अगर इन सब्जेक्ट्स को दे रहे हो, जिनमें से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और
मान लीजिए 8 या 9 पूछे जाते हैं, जैसे एनाटॉमी में 10-15 तक भी आ जाते हैं, है ना। पर डर्मा, ऑर्थो, एनेस्थीसिया, इन सब सब्जेक्ट्स में जिनमें 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप इसमें अच्छा खासा टाइम दे रहे हो तो आप ओबीजी, पीएसएम, सर्जरी, मेडिसिन ये कब करोगे, है ना। तो इसके लिए इवन डर्मा, एनेस्थीसिया, इन सब में से टाइम निकाल के आप ईएनटी और ऑफ्था को दे दोगे ना, तो भी आपका अच्छा खासा बेनिफिट है। क्योंकि ईएनटी में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इंटीग्रेटेड नहीं होता है। जो आपके नाक कान गला का जो क्वेश्चन है ना, वो कहीं भी इंटीग्रेटेड नहीं होता है। अगर 14 to 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो उसमें से 13-14 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट उसी सब्जेक्ट से ही होंगे। अब बात कर लेते हैं लास्ट 2 मंथ्स के प्रिपरेशन की। तो अब आपको बहुत इंटेंसिफाइड प्रिपरेशन करनी है ना। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास चिल करने का भी टाइम नहीं है। उसके लिए आप हर 2 हफ्ते में, हर 3 हफ्ते में एक दिन कोई डिसाइड कर सकते हो जिस दिन आप रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। 2 महीने बचे हैं, इसमें भी अगर आप इधर उधर के काम ही करते रहोगे तो फिर तो मुश्किल है ना। तो अपना रूटीन आप सभी लोग सुधार लो, सुबह से लेके शाम तक। मैं तो बोलूँगा अर्ली मॉर्निंग रूटीन इज़ द बेस्ट। जो भी आपने आज दिन पूरा पढ़ा है, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के 1 घंटा कल वाला पढ़ लो, ठीक है। फिर वो अच्छे से आपके दिमाग में चला जाएगा। फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट आपको सबसे टफ लग रहा है ना, सुबह सुबह 2 घंटे उसको पढ़ो। ईजी वाला सुबह सुबह मत पढ़ोगे, सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है। अगर सुबह आप ईजी वाला पढ़ लिए, शाम तक वैसे थक जाओगे, तो आप टफ वाला कैसे पढ़ोगे, है ना। तो सुबह सुबह टफ वाला कर लो और 9-10 बजे से आप थोड़े क्यू बैंक लगाना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम आपका शुरू होगा 9 बजे, है ना। तो आपका माइंड फुली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए सुबह 9 बजे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। ये नहीं कि आप शाम को क्वेश्चन कर रहे हो, आपको एग्जाम पैटर्न से ही चलना है। उस हिसाब से अगर आप अपने आप को ढाल लेते हो ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, है ना। क्योंकि आपका स्मार्ट मूव यही होगा कि आप एग्जाम के हिसाब से चल रहे हो, अपना टारगेट सेट करके चल रहे हो। वो अर्जुन था ना, जिनको बस चिड़िया की आंख दिख रही थी, तो वही तो जीतते हैं ना, जिनको चिड़िया की आंख दिखती है। आपको पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, तो आप कैसे टारगेट सेट करोगे, ठीक। तो 10 से 12 घंटे तो मिनिमम आपको लेके चलना है। अब वो नहीं 4 से 5 घंटे। और मैंने कई लोगों को देखा है, कुछ लोगों को देखा है जो बोलते हैं, अरे मैं तो 4 घंटे ही पढ़ता था, मैं तो 5 घंटे ही पढ़ता था, ये स्मार्ट डिसीजन, ये वो, ये स्मार्ट वर्क। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कितने भी तेज हो सकते हो, आपका माइंड बहुत शार्प भी हो सकता है, आपको सब कुछ आ भी रखा होगा, आपने सारा पढ़ भी रखा होगा, पर कहीं रिटर्न में तो आपके पास नहीं है ना कि आप ऑलरेडी पास्ड हो, ठीक है। वो तो आपको तो मेहनत करनी ही चाहिए ना, वो बाद में जो होगा देखा जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो मैंने विराट कोहली से सीखी है ना, कि अगर आप इन केस खुदा ना खास्ता अगर आपकी किस्मत खराब हो, बैड लक की वजह से आपकी उसी दिन तबीयत खराब हो जाए, आपका सिस्टम हैंग हो जाए, कुछ भी हो जाए और आप फेल हो जाते हो, तो आप अपने आप को घर आके क्या बोलोगे कि मेरी मेहनत में कमी रही या मेरी किस्मत खराब थी। आप किस्मत खराब को भी एक बार दोष दे लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। विराट कोहली के साथ हमेशा से यही होता है। किसी ने आज तक उसको ब्लेम किया कि उस बंदे ने मेहनत नहीं की? हर कोई उसे चोकली और चोकर और क्या क्या बोलता है, जो उसके हेटर्स हैं। पर किसी ने आज तक ये बोलने की हिम्मत की कि विराट कोहली ने मेहनत नहीं की? वो बंदा अपना पसीना बहाता है, उसके मेहनत को लेके कोई भी आज तक ब्लेम नहीं कर पाया। सेम चीज़ आपको लेके चलनी, मेहनत इतनी कर दो कि अगर आप फेल भी होते हो ना, कोई आपके हार्ड वर्क पे सवाल नहीं उठा पाए, है ना। बाकी तो लक का तो क्या है लक तो किसी ने नहीं देखा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो लक से बहुत अर्ली सक्सेस अचीव कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो बेचारे लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी लगे रहते हैं। पर यही है, अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम। हमको भी पता है, आपको भी पता है। तो लगे रहिए, सब कुछ सही होगा। बस हिम्मत मत हारिए और सिर्फ अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आसपास किसी पे भी कोई ध्यान मत दीजिए। कोई बोल रहा है भाई पार्टी करते हैं, ये करते हुए, तो कुछ ध्यान मत दीजिए। 14 या 15 दिन के बाद एक दिन का ब्रेक लीजिए, ठीक है। अच्छे से उस दिन जो मन हो वो करिए, और अगले दिन फिर से लग जाइए पूरी शिद्दत से पढ़ने में, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, कर दीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, और फिर इंटर्नशिप में या फिर नीट पीजी में तो मिलना ही है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।